अमोदिता ने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक लंबा कंबल निकाला और चट्टान को ढकने के बाद बैठने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने सतह को छुआ, उसने हल्के से अपनी भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि चट्टान अब भी थोड़ी सी चुभन दे रही थी। उस बारे में मुझे खेद है, राघव ने माफी मांगी। उसकी आवाज में थोड़ा संकोच था, क्योंकि ये काम किसी महान सज्जन के अनुरूप नहीं थे, लेकिन उस समय वह उम्मीद नहीं करता था कि उसे ऐसा करना पड़ेगा। तुमने कभी मुझसे अच्छा किया ही नहीं। यह पहली बार है जब किसी ने मुझे मारा है। अमोदिता की आंखों में शिकायत झलक रही थी और वह थोड़ा गुस्से में थी। अरे अब रो मत। क्या होगा अगर मैं तुम्हें कुछ और भी मार दूं? राघव ने हंसी मजाक में कहा, जब उसने देखा कि अमोदिता अब रोने वाली थी। हाँ, कौन तुम्हें वहां मारना चाहेगा? तुम तो बहुत बुरे इंसान हो, अमोदिता ने तुरंत हंसी में कहा, और उसका गुस्सा लगभग खत्म हो गया था। अब वह थोड़ी शांत हो चुकी थी और राघव को यह एहसास हुआ कि उसे गुस्सा करने के बजाय अब वह हंसी मजाक में बदल चुकी थी। राघव, ठीक है, तुम बुरे इंसान हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम धोखेबाज नहीं हो जो मुझसे केवल अपना फायदा उठाने के लिए झूठ बोलो। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अमोदिता ने गंभीरता से पूछा। बेशक, लेकिन यह शर्त पर कि तुम मुझे अगली बार फिर जाल में न फंसाओ, राघव हंसते हुए बोला। सच कहूं तो मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगी और मुझे नीचे गिरा दोगी। अमोदिता भी हंसी में शामिल हो गई। उसे याद आया कि जब उसने उसे पहले गिराया था तो वह कितना दुखी और हैरान सा दिख रहा था। साथ में हंसी में समय बिताने के बाद उन दोनों के बीच की दीवार काफी हद तक गिर गई थी। अमोदिता ने राघव से अपनी जिंदगी के कुछ व्यक्तिगत पहलुओं पर बात करना शुरू कर दिया था, जिनमें उसका छोटा भाई भी शामिल था। शायद यह इसलिए था क्योंकि यह पहली बार था जब उसे अपनी बातें साझा करने का मौका मिला था, और उसने राघव को बहुत सारी बातें बताईं। अमोदिता, तुम्हें महामहिम से मिलने के बाद कितना समय हो गया? अमोदिता ने सिर हिलाया। मैंने उन्हें 3 साल से नहीं देखा है। मेरे छोटे भाई ने तो उन्हें कभी देखा ही नहीं है। राघव ने सिर हिलाया। वह थोड़ी देर तक झिझका, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और फैसला किया कि वह अब कोई संवेदनशील सवाल नहीं पूछेगा। अमोदिता के साथ उनकी दोस्ती अभी एक नई शुरुआत ही थी, और वह नहीं चाहता था कि वो सवाल उस रिश्ते में ज्यादा गंभीरता पैदा करें। लेकिन राघव को वास्तव में यह जानने की बड़ी उत्सुकता थी कि शाही महल में आखिर हो क्या रहा था। वह यह समझना चाहता था कि असल में शर्मा परिवार को किसने निशाना बनाया था। इंपीरियल को 5 साल तक एकांतवास में रहना पड़ा था। उसके बाद विक्रम को वापस आने का आदेश दिया गया था, लेकिन यही वह समय था जब विक्रम ने शाही आदेशों को नकारना शुरू कर दिया था। तब आखिर क्या हुआ था? इसके अलावा उसके पिता ने पिछले 10 सालों में कभी कोई संदेश नहीं भेजा। क्यों? क्या उसने सचमुच अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ दिया था? अब जबकि राघव की यादें कुछ धुंधली हो गई थीं, विक्रम की दृढ़ और सशक्त छवि उसकी यादों में गहरे तरीके से अंकित थी। वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने किसी को छोड़ दिया हो। लेकिन फिर आखिर यह क्या हो रहा था? राघव एक बड़े उलझन में फंस गया था, लेकिन वह इसको जल्दबाजी में हल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जैसे जैसे वह सच्चाई के करीब बढ़ता जा रहा था, यह उतना ही खतरनाक होता जा रहा था। उसे अपनी ताकत को सही समय पर बढ़ाने की आवश्यकता थी। इससे पहले कि वह उचित ताकत प्राप्त कर ले, राघव को चुपचाप रहना पड़ा। राघव ने धीरे धीरे कुछ घुमावदार सवाल पूछना जारी रखा, दूसरे राजकुमारों के बारे में, महल की स्थितियों के बारे में और बाकी चीजों के बारे में। अमोदिता राघव के इरादों को नहीं समझ पाई और उसने सोचा कि वह सिर्फ उसमें दिलचस्पी रखता है, इसलिए उसने बिना किसी संकोच के जवाब देना जारी रखा। उसे यह महसूस हो रहा था कि वह एक महिला को धोखा दे रहा था, और इस अपराध बोध से बचने के लिए उसने और सवाल नहीं पूछे। वह जानता था कि वह सत्य के और करीब जा रहा था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे अपनी शक्ति जल्दी से बढ़ानी थी। अब जब समृद्ध स्टार का प्रारंभिक संगठन पूरा हो चुका था और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी बढ़ी थी, तो अब वह गोलियों को परिष्कृत करने की दर को और बढ़ा सकता था। साथ ही समृद्धि स्टार को पोषण देने का सिलसिला जारी रख सकता था। जब समृद्धि स्टार अपनी सही अवस्था में पहुंचेगा तो वह रक्त संघनन पर हमला कर सकेगा। रक्त संघनन क्षेत्र में पहुंचने के बाद ही कोई व्यक्ति असली मार्शल कलाकार बन सकता है, लेकिन अभी वह बहुत कमजोर था। दूसरी बात जिसने उसे सुखद आश्चर्यचकित किया वह यह थी कि जैसे जैसे समृद्धि स्टार बढ़ रहा था, उसका भौतिक शरीर भी उसी के अनुसार बदलता जा रहा था और मजबूत हो रहा था। समृद्धि स्टार एक झरने की तरह था जो उसके पूरे शरीर को पोषण दे रहा था।
उसका यह परिवर्तन उसे उसके पुराने रूप से बिल्कुल अलग और ताकतवर बना रहा था। उनका सबसे बड़ा सहारा असुरा सूत्रा बॉडी आर्ट था, लेकिन यह एक बहुत ही रहस्यमय तकनीक थी। उनकी यादों में बस इतना ही था कि इसे कैसे विकसित किया जा सकता था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। अमोदिता 4 घंटे तक लगातार बोलती रही। फिर उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी और उसने राघव से कुछ सवाल पूछने शुरू कर दिए। राघव ने हंसते हुए कुछ मजेदार बातें कहीं, लेकिन उसने अपनी कड़वी पीड़ा के बारे में कुछ नहीं बताया। जाहिर है राघव की वाक्पटुता और शब्दों का खेल असाधारण था। अमोदिता के चेहरे पर हंसी आना अब आम बात हो गई थी। वह असभ्य और स्वेच्छाचारी राजकुमारी अब धीरे धीरे एक संवेदनशील और लालसा से भरी महिला में बदल रही थी। कुछ देर बाद दोनों को एहसास हुआ कि काफी समय बीत चुका है और सूरज ढलने लगा है। अमोदिता ने सवाल किया, राघव, क्या मैं भविष्य में तुम्हारे साथ सफर पर जा सकती हूं? राघव थोड़े संकोच में थे, क्योंकि वह शाही परिवार के किसी सदस्य से बहुत करीब नहीं होना चाहते थे। लेकिन अमोदिता की आंखों में जो उम्मीद थी वह देखकर वह खुद को रोक नहीं सका और जवाब दिया, बेशक, लेकिन यह हमारे बीच का एक रहस्य ही रहेगा। अमोदिता का चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखें शर्म से दूसरी ओर मुड़ गईं। फिर वह धीरे से बोली, तो फिर मुझे अब जाना होगा। पहले तुम वापस जाओ, मैं पैदल ही घर वापस जाऊंगा, राघव ने कहा। अगर राजकुमारी को यह पता चला कि तुम्हारे घोड़े पर कोई पुरुष साथी था तो यह मुश्किल में डाल सकता है। अमोदिता समझ गई और फिर हॉकईगल पर उड़ने से पहले राघव को अलविदा कहा। धीरे धीरे उसकी आकृति अदृश्य होने लगी और राघव के दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बहुत देर बाद उसने गहरी आह भरी और वापस चलने लगा। लेकिन जैसे ही वह अपने घर के गेट तक पहुंचा, उसने देखा कि अनगिनत कुलीन सैनिकों ने पहले ही शर्मा एस्टेट को पूरी तरह से घेर लिया था। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और हत्या का इरादा उसकी आंखों में झलकने लगा। अगर तुम मौत के रास्ते पर आए हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसके दिल में जलते हुए क्रोध को अब और दबाया नहीं जा सकता था और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने घर को घेरने वाले सैनिकों पर हमला कर दिया। सैकड़ों सैनिकों ने शर्मा एस्टेट को घेर लिया था, एक कड़ा घेरा बना लिया था। घोड़े पर सवार एक बख्तरबंद अधेड़ उम्र का आदमी घमंड से रोहिणी को नीचे देख रहा था। श्रीमती शर्मा उस आदमी से बात करते हुए पीली पड़ गई थीं, जबकि संध्या और घर के अन्य सदस्य सैनिकों से डर गए थे। जब राघव दिखाई दिया तो उस आदमी की आंखें चमक उठीं और उसने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा, राघव, तुमने बिना वजह ही कुलीन उत्तराधिकारी विकास को बहुत बुरी तरह घायल कर दिया। हमें तुम्हें पकड़ने के आदेश मिले हैं, क्या तुम स्वेच्छा से जाओगे? ये सभी सैनिक कुलीन थे जिनके पास भारी खूनी आभा थी। राघव ने हत्या के इरादे का ऐसा प्रदर्शन कैसे देखा होगा? वह कागज के पन्ने की तरह पीली पड़ गई थी और लड़खड़ा रही थी, लगभग गिरने वाली थी। अगर संध्या उसका साथ देने नहीं जाता तो वह सचमुच गिर जाती। राघव ने सभी सैनिकों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए अपनी मां के पास चला गया। यह देखकर उसका दिल दुख गया कि वह कितनी डरी हुई थी। मां, चिंता मत करो, यह सिर्फ एक सपना है। एक बार जब तुम जाग जाओगी तो यह सब खत्म हो जाएगा, राघव ने उसका हाथ थामते हुए धीरे से कहा। उसके शब्दों से एक कोमल आध्यात्मिक शक्ति निकल रही थी। श्रीमती शर्मा की पलकें भारी हो गईं और वह गहरी नींद में सो गईं। संध्या, अंकिता, क्या तुम मेरी मां को अंदर लाने में मेरी मदद कर सकते हो? राघव अपनी मां को इतना डरा हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके उसे सीधे सोने के लिए मजबूर कर दिया। अन्यथा एक सामान्य मनुष्य के रूप में उसके लिए इस तरह के डर का अनुभव करने से बीमार पड़ना आसान होता। संध्या और अंकिता ने राघव को वापस अंदर ले गए, जबकि राघव ने बाकी सभी को दरवाजे बंद करने के लिए कहा। घोड़े पर बैठे व्यक्ति को देखकर और उसमें से हल्की रक्त आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करके राघव के चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान उभरी। तो यह सिर्फ आधा चरण रक्त संक्षेपण है। राघव को चुपचाप चले जाने की जरा सी भी मंशा के बिना इतना ऊंचा और शक्तिशाली अभिनय करते देख उस आदमी ने अपनी आंखें घुमाई। राघव, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इतना गंभीर अपराध कि कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो कि मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से पकड़ लूं? उसने ठंडे स्वर में चिल्लाया। हाँ, तुम तो सिर्फ एक सार्जेंट हो। तुम जैसा कुत्ता मुझे व्यक्तिगत रूप से पकड़ना चाहता है? मुझे मत हंसाओ, राघव ने उपहास किया। सार्जेंट फीनिक्स क्राई साम्राज्य में सबसे कम कमांडिंग रैंक था। ऐसे व्यक्ति के पास कोई पिछली उपलब्धि या असली शक्ति नहीं होती थी। यह सिर्फ एक छोटी सी टीम लीडर भूमिका थी, लेकिन यह व्यक्ति
उस रैंक तक पहुंचने के बारे में इतना उत्साहित हो गया था कि वह चुप नहीं रह सकता था। जैसे ही वह सार्जेंट के पद पर पहुंचा, वह अपनी भूमिका का आदी हो गया। राघव के शब्द अब जहरीले तीरों की तरह उसके दिल में चुभ गए। उसका चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। वह निम्न वर्ग से थे और सेना शिविर में 10 साल से अधिक समय तक कष्ट झेलने के बाद ही उन्हें रक्त संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर मिला और उसके बाद ही उन्हें सार्जेंट के पद पर पदोन्नत किया गया। उसकी वर्तमान सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसे बुरी तरह से अपमानित किया गया, जिससे उसकी हत्या की मंशा और बढ़ गई। राघव, मुझे तुम्हें मारने के लिए मजबूर मत करो। आदमी ने अपने दांत पीस लिए और उसका हाथ बेल्ट पर लगी तलवार पर चला गया। यदि तुमने अपना ब्लेड निकालने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा सिर जमीन पर गिरा दूंगा। राघव ने अपने हाथ पीछे की ओर बांध लिए। उसकी आवाज बहुत गंभीर थी। आवाज में कोई जोर नहीं था और न ही उसमें जरा भी गुस्सा था। वह बिल्कुल एक मजबूत विशेषज्ञ की तरह लग रहा था, जिसमें असीम आत्मविश्वास था। तुम मौत को बुला रहे हो? वह आदमी दहाड़ा और घोड़े से उतरकर आगे बढ़ा और अपनी मुट्ठियां राघव पर मारने लगा। रक्त आध्यात्मिक ऊर्जा उसके पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगी और उसके शरीर पर एक लाल चमक दिखाई दी, जिससे स्पष्ट रूप से पता चल रहा था कि उसने रक्त संघनन क्षेत्र की शक्ति का उपयोग किया था। राघव की निगाहें बिजली की तरह चमक रही थीं और उसका चेहरा ठंडा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और मुट्ठी भी कस ली। धमाका! जब दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं तो तेज हवाएं चलने लगीं। विस्फोट से दोनों पक्ष कई कदम पीछे हट गए। तुम सचमुच इतनी छोटी सी योग्यता के साथ इतने अहंकारी हो? राघव ने ठंडे लहजे में मजाक उड़ाया। उस आदमी के चेहरे पर भाव बदल गए। अपंग कहे जाने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उपहास किए जाने से उसका क्रोध इतना भड़क उठा कि वह फूट पड़ा। जाओ, मर जाओ! उसने अपनी तलवार निकाली और उसे राघव की गर्दन पर वार कर दिया। सीटी बजती हवा लोगों के कानों में घुस गई, जिससे उन्हें अंदर से ठंडक महसूस हुई, मानो इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हों। राघव का पैर जमीन पर थपथपा और भूतिया तरीके से कई फीट पीछे हट गया, जिससे वह हमले से पूरी तरह बच गया। इस रिट्रीट में हाल ही में सीखे गए विंड चेजिंग स्टेप्स का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि वह अभी भी इसके शुरुआती प्रशिक्षण स्तर पर था, लेकिन राघव की वैद्यराज यादों के साथ मानव शरीर के मेरिडियन की एक अतुलनीय समझ आई। ऐसी समझ के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही दसियों सालों से इसका अभ्यास कर रहा था। एक ही कदम में वह एक सैनिक के सामने पहुंचा और आगे बढ़ा। वह सैनिक बहुत हैरान हुआ और उसने जल्दी से अपना ब्लेड उठाकर उसे रोक दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसका हाथ कांप उठा और ब्लेड गायब हो गया। अगले ही पल उसने राघव को देखा। वह सार्जेंट पर अपनी तलवार से वार कर रहा था। सार्जेंट अभी भी अपने झटके से असंतुलित था और अभी भी खुद को तैयार नहीं कर पाया था। राघव का पीछे हटना, ब्लेड को पकड़ना और हमला करना, ये सब बस एक सांस में हो गया था। ब्लेड की सीटी ने उसे चौंका दिया और उसने जल्दी से अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रोक दिया। विस्फोट के बाद सार्जेंट को किसी प्रकार की ऊर्जा महसूस हुई जिसका वह मुकाबला नहीं कर सका और वह कई मीटर पीछे गिर गया। जैसे ही उसने अपने शरीर को स्थिर किया, उसका पेट नीचे गिर गया। जीवन और मृत्यु की लड़ाई के अपने वर्षों के अनुभव के साथ उसने अनजाने में अपना ब्लेड उठाया। एक और बड़े विस्फोट के साथ चारों ओर चिंगारियां उड़ने लगीं और एक ठंडी रोशनी दर्जनों मीटर दूर एक पेड़ पर जा गिरी। इससे पहले उस सार्जेंट ने अपनी आश्चर्यजनक अंतर्ज्ञान का उपयोग करके राघव के वार को रोक दिया था, लेकिन वह राघव की भयानक ताकत का विरोध करने में असमर्थ था। उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच का जाल फट गया और उसकी तलवार उड़ गई। अब सार्जेंट में पहले जैसी अहंकारी भावना नहीं रही। वह पूरी तरह से स्तब्ध और निराश हो गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक ठंडी रोशनी चमक उठी जो ग्रिम रीपर की दरांती की तरह दिखाई दे रही थी। नहीं, वह भयभीत चीख हवा में लटकी रही, जैसे सार्जेंट का सिर हवा में उड़ गया हो। उसका चेहरा सदमे और अनिच्छा के भाव से विकृत हो गया हो। जैसे ही उसकी चेतना लुप्त होने लगी, उसे अचानक याद आया कि राघव ने पहले क्या कहा था। अगर तुमने अपना ब्लेड निकालने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा सिर जमीन पर गिरा दूंगा। अब उसे आखिरकार यकीन हो गया कि राघव उसे डराने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उसने सच बोला था। दुर्भाग्य से उसे यह एहसास बहुत देर से हुआ। उसकी सिरविहीन लाश जमीन पर गिर पड़ी। सिर काफी देर तक हवा में उछलता रहा और फिर आखिरकार जमीन पर गिरकर दूर लुढ़क गया। सभी सैनिक अचंभित थे। इस समय उनके हाथों में हथियार बहुत भारी लग रहे थे। वे सभी लोग थे जिन्होंने पहले भी खून देखा था, लेकिन आज जैसा क्रूर दृश्य कभी नहीं देखा था।
राघव का चेहरा शुरू से लेकर आखिर तक पूरी तरह भावशून्य था। उसने बिना पलक झपकाए हत्या पूरी कर दी। यह उससे भी ज्यादा भयावह था जितना कि अगर वह गुस्से से उबल रहा होता। राघव, तुमने मेरे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट को मारने की हिम्मत की। क्या तुम मेरी बात पर यकीन करते हो जब मैं कहता हूं कि मैं पूरी शर्मा एस्टेट को नष्ट कर दूंगा? अचानक दूर से एक क्रोधित चीख की आवाज आई जब एक प्रतिष्ठित मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति दर्जनों विशेषज्ञों के साथ वहां आया। आखिरकार तुम बाहर आ ही गए, राघव ने अंदर से ठहाका लगाया। जैसे ही वह पहुंचा, उसने अपनी दिव्य इंद्रिय का इस्तेमाल करके आसपास के माहौल का पता लगाया और देखा कि वे लोग छिपकर दूर से देख रहे थे। सैवेज मार्क्विस, आप वास्तव में अपने नाम के योग्य हैं। इस तरह का अनुचित हमला आपकी प्रतिष्ठा वाले किसी व्यक्ति से मैं यही उम्मीद करता हूं, राघव ने आलस से कहा जब वह अपने घर के गेट के सामने एक पत्थर के शेर के सहारे झुका हुआ था। आज साहित्य भवन में तुमने 7वें राजकुमार के विरुद्ध अपराध किया, मेरे बेटे को बुरी तरह घायल कर दिया और अब तुमने मेरे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट को मार डाला है। हाँ, चाहे तुम इसे कैसे भी घुमाओ, मैं देखना चाहता हूं कि तुम इस मामले से कैसे बाहर निकलोगे। चलो देखते हैं अब तुम्हें बचाने कौन आता है, सैवेज मार्क्विस ने गुस्से से चिल्लाया। अपने पिता की तरह ही मशहूर इस व्यक्ति को देखकर उसके मुंह के कोने पर एक उपहास भरी मुस्कान उभर आई। इतने कमजोर तरीकों वाला कोई व्यक्ति अपने पिता की तरह ही मशहूर भी हो सकता है? क्या बकवास है गुप्ता वेकिंग। क्या तुम उम्र बढ़ने के साथ साथ मूर्ख होते गए हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं राघव कोई ऐसा व्यक्ति हूं जिसे बचाने की जरूरत है? तुम सच में एक मूर्ख हो। अपने वस्त्र से जेड की पट्टिका निकालते हुए उसने उससे कहा, अपनी आंखें खोलो कुत्ते, क्या तुम देख सकते हो कि यह क्या है? जब गुप्ता वेकिंग, जिसे सैवेज मार्क्विस के नाम से भी जाना जाता था, ने जेड टैबलेट पर उकेरी गई गोली भट्टी का चित्र देखा तो उसके चेहरे पर पूर्ण आश्चर्य छा गया। यह कैसे संभव है? आपके पास पिल अप्रेंटिस की गोली कैसे हो सकती है? क्या यह नकली है? गुप्ता वेकिंग ने गुस्से से पूछा। बेवकूफ, तुम वाकई बूढ़े हो गए हो। ठीक है, तुम्हारे जैसे बेवकूफ के लिए मैं तुम्हें और भी करीब से देखूंगा। राघव ने सीधे जेड टैबलेट को गुप्ता वेकिंग की ओर फेंक दिया। जब उसने ध्यान से इसकी जांच की तो उसका चेहरा और भी हैरान हो गया। एक शक्तिशाली कुलीन व्यक्ति होने के नाते वह कीमियागर गिल्ड की स्टेटस टैबलेट्स की सत्यता को कैसे नहीं बता सकता था, और यह ठीक इसलिए था क्योंकि उसने इसे पहचाना था कि उसकी अभिव्यक्ति इतनी हैरान थी। जिस व्यक्ति ने इस टैबलेट पर हस्ताक्षर किए थे वह वास्तव में संजय था। फीनिक्स क्राई साम्राज्य में दिमाग रखने वाला हर व्यक्ति उस ग्रैंड मास्टर के नाम को जानता था। यहां तक कि शाही परिवार की आने वाली पीढ़ियों को भी कीमियागरों के प्रति सम्मान दिखाना पड़ता था। कीमियागर संघ का साम्राज्य में बहुत ऊंचा प्रभाव था। क्या अब तुम गुप्ता वेकिंग को देख रहे हो? क्या तुम मेरा टैबलेट मुझे वापस दे सकते हो? राघव ने ठंडे स्वर में हंसते हुए चकित गुप्ता वेकिंग को देखा। सैवेज मार्क्विस का चेहरा बेहद बदसूरत था। वह अपने हाथों में जेड की गोली को कुचलना चाहता था और राघव को पकड़ना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे नहीं पता था कि राघव ने यह पट्टिका कैसे प्राप्त की, लेकिन इसका मतलब था कि राघव कीमियागर संघ के लोगों में से एक था। वे लोग साम्राज्य के कानूनों से ऊपर थे और उसके पास बीच में बोलने का अधिकार नहीं था। गुप्ता वेकिंग पूरी तरह से हैरान था। उसने राघव को टैबलेट लौटा दी, लेकिन उस समय राघव के चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए और वह ठंडे स्वर में चिल्लाया, गुप्ता वेकिंग, आज तुमने एक पिल अप्रेंटिस के घर को ब्लेड से घेर लिया। यह एक जघन्य अपराध है। अगर तुमने मुझे कुछ मुआवजा नहीं दिया तो मैं कल कीमियागर गिल्ड में जाऊंगा और फीनिक्स क्राई एम्पायर से तुम्हें दंडित करने के लिए आवेदन भरूंगा। गुप्ता वेकिंग की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। कीमियागर संघ की सजाएं निश्चित रूप से डरने वाली थीं। वे साम्राज्य को औषधीय गोलियों से वंचित कर देंगे, जो साम्राज्य की जीवन रेखा को दबाने के समान था। ऐसा लगता है कि मुझे आज जो कुछ हुआ उसके बारे में स्पष्ट समझ नहीं है। मैं तुरंत वापस जाकर जांच करूंगा और आपको उचित मुआवजा दूंगा। राघव की वर्तमान स्थिति को देखते हुए गुप्ता वेकिंग केवल अपने गुस्से को निगल सकता था। यह पहली बार था जब राघव ने इस सैवेज मार्क्विस की प्रशंसा की थी। अपनी बकवास को खुद निगलने की उसकी क्षमता काफी आश्चर्यजनक थी। कोई आश्चर्य नहीं कि 10 साल से ज्यादा बीत जाने के बावजूद वह अभी भी रक्त संघनन के दायरे में ही था। उसने अपना सारा समय बकवास निगलने की ट्रेनिंग में बिताया होगा। चाहे आप कैसे भी जांच करें, कल सुबह उठने से पहले मेरी संपत्ति पूरी तरह से साफ हो जानी चाहिए, नहीं तो खैर आप जानते हैं कि क्या होगा।
राघव ने ठंडी सांस ली और अब उसे इस विश्वासघाती लोमड़ी की कोई परवाह नहीं थी। वह सीधे अपने घर के अंदर गया और दरवाजा बंद कर दिया। आज की घटनाओं से वह बहुत परेशान था। सुबह लिटरेचर हॉल में, दोपहर को सनसेट माउंटेन पर और शाम को अपने एस्टेट गेट पर एक ही दिन में 3 बार लड़ाई होना किसी को परेशान करने के लिए काफी था। लेकिन कम से कम दोपहर में जो हुआ था वह थोड़ा ज्यादा आकर्षक था। राघव के जाने के बाद सैवेज मार्क्विस के चेहरे पर पीलापन आ गया। यहां आकर उसने अपना लक्ष्य हासिल नहीं किया था, बल्कि अपने लिए बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी। गुरुजी, हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? जल्दी करो और इस गंदगी को साफ करना शुरू करो। भले ही तुम्हें उन्हें साफ करने के लिए जमीन पर पड़े खून के धब्बे चाटने पड़े। जल्दी करो और यह काम करो। पेट में गुस्सा भरा हुआ था और उसे बाहर निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए सैवेज मार्क्विस ने अपने सैनिकों पर गुस्सा निकाला, गालियां दी और गुस्सा दिखाया। अंत में वह अकेला ही वहां से चला गया। अरे, वह छोटा सा बच्चा कीमियागर संघ में कैसे आ गया? अब तो परेशानी हो जाएगी। सैवेज मार्क्विस ने अंदर से अंधेरे में बड़बड़ाते हुए कहा। अपने आसपास किसी को न देखकर वह शाही महल की ओर चल पड़ा। शाही महल के एक छोटे से कमरे में 20 वर्ष की आयु का एक सुंदर व्यक्ति चुपचाप सैवेज मार्क्विस की रिपोर्ट सुन रहा था। यह बहुत अचानक हुआ और मेरी उम्मीदों से बिल्कुल परे था, इसलिए आपके सेवक ने खुद से कुछ करने की हिम्मत नहीं की। मैं चौथे राजकुमार से क्षमा और मार्गदर्शन की भीख मांगता हूं, सैवेज मार्क्विस ने कहा। वह सुंदर आदमी चौथा राजकुमार वीर था, लेकिन जो बात उसे उसके बाकी राजकुमारों से अलग करती थी वह यह थी कि वह सिर्फ एक शाही उपपत्नी का बेटा था। हालांकि वह भी एक राजकुमार था, लेकिन उसका दर्जा बाकी लोगों से बहुत कम था। लेकिन अपने शांत स्वभाव के कारण वह दूसरों की ईर्ष्या को भड़का नहीं सका और इसलिए उसके सभी राजकुमारों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। साम्राज्य के लगभग सभी अभिजात वर्ग का मानना था कि चौथे राजकुमार में सिंहासन के उत्तराधिकारी बनने की सर्वोत्तम योग्यता थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह सही मां से पैदा नहीं हुआ था। चौथे राजकुमार वीर ने सिर हिलाया और कहा, तुमने सही किया कि तुमने कुछ नहीं किया। यह तथ्य कि राघव अचानक से कीमियागर बन गया निश्चित रूप से थोड़ा आश्चर्यजनक है। हाँ, जब मैंने उसकी टेबलेट देखी तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उस कचरे का कीमियागर बन जाना बहुत ही अपमानजनक है। सैवेज मार्क्विस भी अपना सिर हिला रहा था और अब भी उसे कुछ हद तक अविश्वास हो रहा था। यह दिलचस्प है। आपके बेटे द्वारा राघव को बुरी तरह घायल किए जाने के बाद वह पूरी तरह से बदल गया है और अब वह इतना ताकतवर हो गया है कि वह आधे कदम के रक्त संघनन विशेषज्ञ को भी मार सकता है। हो सकता है कि यहां जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा हो। चौथा राजकुमार कुछ देर इधर उधर टहलता रहा और फिर बोला, वापस जाओ और शर्मा एस्टेट की हरकतों पर ध्यान से नजर रखो। देखो कि कोई संदिग्ध व्यक्ति अंदर तो नहीं जाता। याद रखो, पकड़े मत जाना। यह नौकर इसे संभाल लेगा। लेकिन राघव के लिए सैवेज मार्क्विस थोड़ा हिचकिचाया। थोड़ी देर के लिए उसे परेशान मत करो। वह सिर्फ एक शतरंज का मोहरा है। जब तक वह शतरंज की बिसात से नहीं उतरता तब तक वह अपने भाग्य से बच नहीं पाएगा, चाहे वह किसी संरक्षक के साथ ही क्यों ना हो। उसकी वर्तमान स्थिति ऐसी है जिसके बारे में हमें संवेदनशील होना चाहिए। अपने बेटे को कुछ समय के लिए दूर कर दो। ठीक है, तुम्हारे बेटे की चोटें कैसी हैं? चौथे राजकुमार ने पूछा। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद चौथे राजकुमार। अपने स्वास्थ्य लाभ के बाद वह पहले ही खतरे से बाहर आ चुका है, सैवेज मार्क्विस ने जल्दी से उत्तर दिया। लेकिन जब विकास को वापस ले जाया गया था तो सैवेज मार्क्विस वाकई बहुत डर गया था। चोटें इतनी गंभीर थीं कि वह अपने बेटे को भी नहीं पहचान पाया था। लेकिन सौभाग्य की बात यह थी कि हालांकि चोटें भयावह लग रही थीं, लेकिन अंदरूनी चोटें बहुत गंभीर नहीं थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि राघव ने उसे अपनी जान बचाने के लिए एक औषधीय गोली खाने को दी थी। थोड़े समय के स्वास्थ्य लाभ और बहुत सारा सोना खर्च करने के बाद विकास पहले से ही उठकर चलने में सक्षम हो गया था। दूसरों के साथ लड़ने में अस्थायी रूप से असमर्थ होने के अलावा उसके पास पहले से ही कोई बड़ी कमी नहीं थी। ये तो ठीक है, वापस जाओ और याद करो कि मैंने क्या कहा था। उन पर बारीकी से नजर रखो और जैसे ही कुछ अजीब हो तुरंत मुझे इसकी सूचना दो। हाँ, आपका नौकर माफ है। सैवेज मार्क्विस के चले जाने के बाद चौथा राजकुमार खिड़की के पास गया। बाहर घने अंधेरे में देखते हुए उसके होठों पर मुस्कान आ गई। रात का काला पर्दा हमेशा के लिए नहीं रह सकता। सूरज की रोशनी जल्दी ही आ जाएगी। विक्रम, तुम कब तक विरोध कर सकती हो? अगले दिन सुबह जब शर्मा परिवार के लोगों ने बड़े दरवाजे खोले तो उन्होंने पाया कि फर्श पर पूरी तरह से
टाइल बिछा दी गई थी, जिससे एस्टेट के लोग आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें यह नहीं पता था कि सैवेज मार्क्विस के लोगों ने खून से सने सभी टाइलों को पूरी तरह से खोदकर निकाल दिया था। टाइलें खोदे जाने के बाद असमान जमीन को देखकर उस व्यक्ति ने, जिसे उसके द्वारा शापित किया गया था, इस पर विचार किया और अपने अधीनस्थ लोगों को आदेश दिया कि वे फर्श पर पूरी तरह से टाइलें बिछा दें, उसके आश्वस्त होने तक। राघव ने जब यह देखा तो वह उपहास पूर्वक मुस्कुराया। वे बचकाने लोग कमजोरों को धमकाते थे और केवल ताकतवरों से डरते थे। अब वे ज्यादा अच्छे व्यवहार वाले होंगे। बिस्तर से उठने के बाद राघव ने सबसे पहले अपनी मां से मिलने गया। जब वह जागी तो उसे लगा जैसे कल जो कुछ भी हुआ था वह सब एक सपना था। राघव, कल क्या हुआ था? हालांकि उसने देखा कि राघव पूरी तरह सुरक्षित है, फिर भी वह थोड़ी घबराई हुई थी। मां, आपका बेटा पहले ही बड़ा हो चुका है और एक सच्चा इंसान बन चुका है। अपने पिता की तरह मैं भी इस परिवार को हवा और बारिश से बचा सकता हूं, राघव ने अपनी मां का हाथ पकड़ते हुए गंभीरता से कहा। वह नहीं चाहता था कि वह बहुत कुछ जाने, वह तो बस एक साधारण नश्वर थी। इससे पहले राघव ने उसके शरीर की जांच कर ली थी। स्वर्ग द्वारा उसे दिए गए मेरिडियन बहुत छोटे थे और ऐसा नहीं था कि उसके पास सिर्फ एक खराब आत्मा जड़ थी, बल्कि यह भी कि उसके पास एक भी नहीं थी। इसके अलावा उसकी मां अब लगभग 40 की हो चुकी थी और उसके पास असुरा सुथरा बॉडी आर्ट की साधना करने का कोई तरीका नहीं था। इसके अलावा असुरा सुथरा बॉडी आर्ट एक यांग साधना पद्धति थी। महिलाएं इसमें प्रशिक्षण नहीं ले सकती थीं। चाहे राघव ने कितनी भी कोशिश की हो, लेकिन उसके पास अपनी मां के प्राकृतिक स्वभाव को बदलने का कोई तरीका नहीं था। वह उसके लिए बस इतना कर सकता था कि उसे चिंता न करने दे। अपने बेटे को रातों रात बड़ा होते देख ऐसा लगा जैसे वह अपने मजबूत पति की छवि देख रही हो। राघव भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अच्छा बेटा, मां अब तुमसे कुछ नहीं पूछेगी। मां को तुम पर भरोसा है। राघव ने जल्दी से अपनी मां के आंसू पोंछे और हंसते हुए कहा, मां, आपका बेटा बड़ा हो गया है, आपको खुश होना चाहिए। मैंने आपके लिए एक उपहार तैयार किया है। फिर उसने अपनी स्थानिक अंगूठी को छुआ, जिससे उसके हाथ में एक जेड बोतल दिखाई दी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, राघव ने आश्चर्य से पूछा, आपको स्थानिक अंगूठी कहां से मिली? राघव को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसकी मां के चेहरे पर इतनी शंका क्यों थी? बेशक वह जानता था कि हमेशा अपनी मां से चीजें छिपाना कोई समाधान नहीं था। अपनी मां की चिंताओं को संभालने के लिए उसने उन्हें एक कीमियागर के रूप में अपनी स्थिति के बारे में बताया। वैसे भी लोगों को जल्दी या बाद में इसके बारे में पता चल ही जाएगा, इसलिए उसे इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। राघव ने इसका फायदा उठाते हुए कहा कि उसे पीटने के बाद उसकी किस्मत चमक गई है और उसने अपनी मेरिडियन खोल दी है, जिसका मतलब है कि अब वह साधना कर सकता है और वह एक पिल फ्लेम की खेती करने और कीमियागर बनने की योग्यता प्राप्त करने में भी कामयाब रहा था। जब वह कीमियागर संघ में गया था तो संयोग से उसकी मुलाकात ग्रैंड मास्टर संजय से हुई थी। उसने तुरंत उस मौके का फायदा उठाया, अपनी दया का इस्तेमाल करके उसके करीब जाने की कोशिश की। राघव ने अपने आंसुओं का उपयोग ग्रैंड मास्टर संजय को प्रभावित करने के लिए किया, जिन्होंने अंततः उसे स्वीकार कर लिया और उसे कीमियागर बनने की अनुमति दे दी। ये चौंकाने वाले शब्द सुनकर रोहिणी पूरी तरह हैरान रह गई, लेकिन राघव ने गंभीरता से कसम खाई कि यह सच है और अपनी मां को जांचने के लिए अपना टैबलेट भी निकाला। तभी उसे यकीन हुआ। हालांकि वह साधक नहीं थी, लेकिन वह कीमियागरों के बारे में जानती थी। यह एक बहुत ही शानदार पेशा था। राघव के लिए ऐसा बनना कई पीढ़ियों के भाग्य के बराबर था। मां, हिलना मत, मैं इसे लगाने में तुम्हारी मदद करूंगा। बोतल से उसने औषधीय द्रव की कुछ बूंदें निकालीं। उसने उसे धीरे से अपने हाथ पर लगाया, जिससे कमरे में एक ताज़ा खुशबू फैल गई। इसकी एक सांस ही किसी व्यक्ति को पूरी तरह से आराम दे सकती थी। यह देखकर कि राघव अब कितनी गंभीरता से पेश आ रहा था, रोहिणी ने बिल्कुल भी हरकत नहीं की। राघव ने धीरे से उसके चेहरे पर औषधीय तरल लगाया। उसके चेहरे पर तुरंत ही एक शीतलता और आराम का एहसास फैल गया। राघव, यह क्या है? यह बहुत अच्छा लग रहा है, रोहिणी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस एहसास का आनंद लिया। हे, यह आपके बेटे द्वारा आपके लिए लाया गया एक विशेष खजाना है, बस चुपचाप रहो, राघव ने हंसते हुए कहा। शरारती बच्चा। उसे हंसते हुए और जवाब देने से मना करते हुए सुनकर राघव मुस्कुराई। उनका दिल गर्म हो गया। उसने राघव को बचपन से ही पाला था, डायपर के बाद डायपर बदलते हुए। अब जब वह बड़ा हो गया था
तो उसे आखिरकार समझ आ गया कि संतान का कर्तव्य क्या होता है। इसलिए रोहिणी का दिल खुश हो गया। ठीक है, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। राघव ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और पाया कि राघव ने उनके ड्रेसिंग मिरर को उनकी आंखों के सामने पकड़ रखा था। क्या अपने प्रतिबिंब को देखकर वह हैरानी से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाई। अपना सिर बाएं दाएं घुमाते हुए उसने पाया कि यह निश्चित रूप से वही थी, लेकिन अब वह बहुत छोटी लग रही थी। उसकी आंखों के पास की झुर्रियां काफी हद तक फीकी पड़ गई थीं। उसकी मूल त्वचा जो शुष्क होने लगी थी बेहद चिकनी हो गई थी और वह अब कम से कम 1 दशक जवान दिखाई देती थी। राघव, क्या मैं सपना देख रही हूं? श्रीमती शर्मा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि तुम सपना देख रहे हो या नहीं, लेकिन अगर तुम खुद को ऐसे ही देखते रहे तो कुछ ही समय में तुम्हारा लंच हो जाएगा, राघव ने हंसते हुए कहा। राघव लाल हो गईं और उन्होंने हल्के से राघव को थपथपाया। बुरे बच्चे, तुमने अपनी मां को चिढ़ाने की हिम्मत की, अभी इतनी देर नहीं हुई है। राघव मुस्कुराए। न केवल उसका चेहरा जवान दिखाई देने लगा था, बल्कि उसका दिल भी बहुत हल्का हो गया था। मां, मैंने यह फेशियल कायाकल्प अमृत सिर्फ आपके लिए ही तैयार किया है। हालांकि औषधीय तत्व औसत दर्जे के हैं, लेकिन यह आपको 30 साल की उम्र जैसा दिखने में कोई समस्या नहीं है। चेहरे का कायाकल्प करने वाले अमृत के लिए मुख्य औषधीय घटक के रूप में चेहरे का कायाकल्प करने वाले फल की आवश्यकता होती है, लेकिन वे बहुत दुर्लभ थे और राघव कम समय में इसे प्राप्त करने में असमर्थ था। उन्होंने एक तरह की फेशियल रिजुवेनेशन हर्ब का इस्तेमाल किया था। इसका असर फल से कहीं ज्यादा बुरा था, इसलिए यह लोगों को उनकी जवानी के दिनों में वापस नहीं ला सका, लेकिन बुढ़ापे की कुछ सालों की अवधि को उलटना कोई समस्या नहीं थी। सचमुच? श्रीमती शर्मा खुश हुईं। कौन सी महिला अपनी सुंदरता की कद्र नहीं करती? चूंकि उसका पति दूसरे देश में रहता था और राघव का शरीर जन्मजात विकर्मा था, इसलिए उसका हृदय अत्यधिक तनावग्रस्त हो गया था और इस कारण वह शीघ्र ही बूढ़ी हो गई थी। अपनी मां को इतना थका हुआ देखकर राघव को अपराध बोध होने लगा। उसकी मां ने वाकई इस परिवार के लिए बहुत ज्यादा कीमत चुकाई थी। मां, मैं यह बोतल आपके पास छोड़ दूंगा। मैं आपको इस्तेमाल करने के लिए कुछ औषधीय गोलियां भी दूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि 1 साल से भी कम समय में जो लोग हमें नहीं जानते वे यह विश्वास नहीं करेंगे कि आप मेरी मां बनने लायक उम्र की हैं। वे सोचेंगे कि आप मेरी बहन हैं। हा हा। राघव ने अपनी मां के हाथ पकड़ते हुए हंसते हुए कहा, यह चंचल बच्ची, मत भूलो कि हमने क्या सहमति जताई थी। सीमा एक ऐसी पत्नी है जिसे तुम जाने नहीं दे सकते। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें कौन सा तरीका अपनाना है, तुम्हें उसे वापस लाना ही होगा। हालांकि अब वह खुश थी, लेकिन यह बात हमेशा उसके दिमाग में बनी रही। जब राघव ने सीमा को छोड़ने की बात कही थी तो उसे पहले से ही अंदाजा था कि क्या हुआ था। सीमा जैसी खूबसूरत महिला को कोई भी पुरुष नहीं छोड़ेगा। जब उसने सोचा कि राघव ने शादी के समझौते के साथ क्या किया है तो उसका दिल दुखने लगा। सच कहूं तो यह उसकी अपनी शक्तिहीनता के कारण ही था कि उसके बेटे को यह सब सहना पड़ा। सच तो यह है कि राघव अंदर ही अंदर बहुत परेशान होने लगी थी, लेकिन राघव ने कभी इस बारे में बात नहीं की। जब उसने अब अपनी क्षमताओं को उसके सामने प्रदर्शित किया तो उसे तुरंत उस मामले के बारे में सोचना पड़ा। पहले राघव उसकी बराबरी नहीं कर पाता था, लेकिन अब जब वह एक कीमियागर बन गया था तो उसकी हैसियत में उछाल आ गया था। वह खुद को रोक नहीं पाई और इस बारे में बात करने लगी। अब एक मौका मिलना चाहिए। मां, चिंता मत करो। क्या तुम सच में मेरे चरित्र को नहीं जानती? कौन मुझसे कुछ छीनने की हिम्मत करेगा? जब हम छोटे थे तो जब मेरा चचेरा भाई मेरे खिलौने चुराता था तो क्या मैं उसे इतनी जोर से नहीं काटता था कि वह रोने और चिल्लाने लगता था? राघव ने हंसते हुए कहा। हालांकि राघव एक पल के लिए हंसा, लेकिन उसकी हंसी जल्दी ही गायब हो गई। उसने अपनी मां की आंखों में परेशानी देखी। जब से उसके पिता सीमा पर तैनात हुए हैं, उसे याद आता है कि उसकी मां कभी भी अपने परिवार से मिलने नहीं गई। उसका अपना परिवार पहले से ही दयनीय स्थिति में था, इसलिए उसकी मां ने कभी भी मदद की भीख मांगने के लिए वहां जाने की कोशिश नहीं की। राघव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मां, आपका बेटा अब एक कीमियागर है। हमारे कठिन दिन खत्म हो गए हैं, इसलिए ऐसी दुखद बातों के बारे में मत सोचो। कुछ और समय तक अपनी मां के साथ रहने और उनका मूड धीरे धीरे ठीक होते देखने के बाद राघव कीमियागर संघ में चला गया। जैसे ही वह कीमियागर संघ में पहुंचा, राघव ने संजय के शोधन कक्ष में जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह आंतरिक प्रभाग में पहुंचा, उसे रोक दिया गया। कीमियागर संघ को आंतरिक और बाहरी डिवीजनों में विभाजित किया गया था। बाहरी डिवीजन साम्राज्य के लिए खुला था।
कीमियागर बनने के लिए सभी परीक्षाएं बाहरी डिवीजन में आयोजित की जाती थीं। हालांकि आंतरिक विभाग ही असली कीमियागर संघ था। पिछली बार राघव अपने परीक्षण के लिए केवल आंतरिक विभाग में प्रवेश करने में सफल रहा था, क्योंकि ग्रैंड मास्टर संजय आगे चल रहे थे। इसलिए स्वाभाविक रूप से उस समय उसे रोका नहीं गया था। अयोग्य लोग आंतरिक विभाग में प्रवेश नहीं कर सकते। दरवाजे के सामने खड़ा गार्ड एक नौजवान था जो राघव से ज्यादा बड़ा नहीं था। उसने मेडिकल प्रशिक्षु की पोशाक पहन रखी थी और राघव को नीची नजर से देखते हुए उसके चेहरे पर घमंड था। राघव ने हल्के से मुस्कुराकर अपना टैबलेट उसकी ओर दिखाया। फिर वह चौंकते हुए सीधे अंदर चला गया। उसके अहंकारी भाव को इतनी जल्दी आश्चर्य में बदलते देख राघव प्रसन्न होने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा लग रहा था कि पुराने उसे बहुत समय तक दबा कर रखा गया था। अब जब वह आखिरकार अपना सिर उठा सकता था तो वह अनुशासनहीन और स्वार्थी होने लगा था। लेकिन वह अंदर से जानता था कि उसके पास ऐसी छोटी छोटी बातों पर समय बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। जब वह इनर डिवीजन में दाखिल हुआ तो राघव ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा। वह यह पूछना भूल गया था कि ग्रैंड मास्टर संजय भी मौजूद हैं या नहीं। अगर वह यहां नहीं होता तो क्या यह पूरी यात्रा बेकार नहीं जाती? जैसे ही वह इस बात पर पछता रहा था, एक युवती उसके पास से गुजरी। बिना कुछ सोचे समझे उसने उसे रोका और पूछा, माफ कीजिए, क्या आपको पता है कि ग्रैंड मास्टर संजय कहाँ हैं? वह युवती सिर झुकाए चल रही थी और अचानक रोके जाने से वह थोड़ी चिढ़ी हुई लग रही थी। सिर उठाकर उसने देखा कि एक दुबला पतला और कमजोर युवक उसकी ओर देख रहा है। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम ग्रैंड मास्टर संजय को क्यों ढूंढ रही हो? राघव थोड़ा विचलित हो गया। यह महिला बेहद खूबसूरत थी। वह अमोदिता और सीमा के बराबर नहीं हो सकती थी, लेकिन वह निश्चित रूप से एक दुर्लभ सुंदरता थी जो हर 1000 मील पर एक ही मिल सकती थी। लेकिन हालांकि वह सुंदर थी, लेकिन उसकी निगाहें लोगों को थोड़ा असहज महसूस कराती थीं। उसकी निगाहों में एक खुला अहंकार था, जिसके कारण लोगों के लिए उसके बारे में अच्छा महसूस करना मुश्किल हो जाता था। मैं बस यह जानना चाहता हूं कि ग्रैंड मास्टर संजय कहाँ हैं? क्या यह युवा मिस मुझे बता सकती है? राघव अंदर से थोड़ा नाराज हो सकता था, लेकिन फिर भी उसने बहुत विनम्रता से पूछना जारी रखा। आप कौन हैं? आप ग्रैंड मास्टर संजय से क्यों मिलना चाह रहे हैं? उसने सावधानी से पूछा। जवाब मिलने के बजाय 2 बार सवाल पूछे जाने पर राघव ने अपना सिर हिलाया और अब उससे परेशान नहीं हुआ। वह किसी और से पूछने के लिए अंदर चला गया। अरे, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, तुम इतने असभ्य क्यों हो? जब उसके 2 बार पूछने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया तो वह क्रोधित हो गई। राघव ने बस कुछ कदम ही उठाए थे कि उसकी तरफ मुड़ा। तुम दवा लेने आई हो ना? क्या? उसने विचलित होकर पूछा। तुम्हें कोई मानसिक बीमारी हो सकती है, इसलिए इधर उधर मत भागो। राघव का ठंडा जवाब अभी अभी आया था और वह जाने के लिए मुड़ ही रहा था जब अप्रत्याशित रूप से उसके पीछे एक तेज आंधी आई। गुस्से से भरी चीख के साथ उसकी हथेली उसके दिल की ओर बढ़ी। बेटे, तुम मौत को बुला रहे हो! राघव अंदर से काफी चौंक गया था। वह महिला कमजोर और कमजोर दिख रही थी, लेकिन उसके हमले से इतनी तेज हवा निकली कि उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। वह चौंक कर आध्यात्मिक ऊर्जा संघनन के चरम पर थी। जहां तक उसकी ओर किए गए हथेली के हमले की बात है तो उसमें उसकी पूरी ताकत समाहित थी। चूंकि राघव की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके समृद्ध स्टार में छिपी हुई थी, इसलिए वह एक बहुत ही कमजोर विद्वान की तरह दिखाई देता था। यहां तक कि साधारण आध्यात्मिक ऊर्जा संघनन साधक भी ऐसी हथेली से बुरी तरह घायल हो जाते। अगर वह वास्तव में एक सामान्य नश्वर होता तो उसके मरने की बहुत संभावना होती। यह बेवजह हमला बेहद क्रूर था। चूंकि राघव पहले से ही उससे चिढ़ चुका था, उसने भी खुद को रोका नहीं और एक लात मार दी। टकराना। इससे पहले कि उसकी हथेली राघव तक पहुंच पाती, उसकी लात उसके पेट में लगी और वह पीछे की ओर उछल गई। महिला कई मीटर पीछे चली गई और फिर औषधीय सामग्री सुखाने वाली शेल्फ से टकरा गई। ऊंची शेल्फ ढह गई और उस पर रखी सारी सामग्री नीचे गिर गई और वह उसके नीचे दब गई। क्रोधित दहाड़ के साथ जैसे ही वह बाहर निकली, औषधीय तत्व बाहर फूट पड़े। उसके बाल पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गए और औषधीय पाउडर के निशानों से भर गए। मर जाओ! उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और उसके शरीर के चारों ओर की आभा फूट पड़ी। अपने हाथों को आपस में टकराते हुए उसके हाथों से एक सुनहरी लहर निकली और वह राघव की ओर दौड़ी। राघव ने अपनी बदकिस्मती को कोसा कि उसे ऐसी क्रूर महिला का सामना करना पड़ा। आज उसका सामना ऐसे पागल से कैसे हुआ? यह हमला स्पष्ट रूप से अत्यंत शक्तिशाली युद्ध कौशल था।
यह देखकर कि वह उसकी जान लेना चाहती थी, राघव का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसके पास एक वैद्यराज की आत्मा थी और इसलिए उसे उससे कुछ सतही युद्ध का अनुभव था, लेकिन इसे सतही कहना केवल वैद्यराज के संबंध में था। वह वास्तव में उसके लिए सिर्फ एक चींटी थी। उसका सतही अनुभव ही उसके लिए काफी था। इस तरह के अनुभव ने उसे बहुत हुनर सिखाया और उसे संभालना उसके लिए बहुत आसान था। उसकी लात से उसे चोट नहीं लगी। इसका एकमात्र कारण यह था कि उसने उसमें कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं डाली थी, लेकिन वह इसके लिए आभारी नहीं थी और इसके बजाय उसे मारना चाहती थी। धीरे धीरे राघव के अंदर हत्या की मंशा बढ़ती जा रही थी। इस महिला को उस पर हमला करते देख वह उसे मार तो नहीं सकता था, लेकिन अगर वह उस पर हमला करने की हिम्मत करती तो राघव उसे एक अविस्मरणीय सबक सिखाता। नीचे रहो। अचानक एक ठंडी चीख गूंजी। उस पागल औरत को तुरंत ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो और वह 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मास्टर, उसने जल्दी से आदरपूर्वक पुकारा। जो व्यक्ति आया था वह आश्चर्यजनक रूप से ग्रैंड मास्टर संजय था। राघव हैरान था। यह पागल महिला वास्तव में उसकी प्रशिक्षु थी। ग्रैंड मास्टर संजय ने अपना सिर हिलाया। मैंने पहले ही कहा है कि मैं, संजय, इस जीवन काल में कभी भी किसी प्रशिक्षु को स्वीकार नहीं करूंगा। यहां घूम घूम कर अपना समय बर्बाद करना बेकार है। मास्टर, मैं एक कमजोर महिला हूं। आपसे गोली बनाने की कला सीखने के लिए मैंने हजारों मील की यात्रा की है और मैं पहले ही 3 महीने तक कीमियागढ़ संघ में रह चुकी हूं। क्या आपको सच में लगता है कि मैं इतनी ईमानदार नहीं हूं? महिला ने कुछ दुखी होकर कहा। आप जहां से आए थे वहां वापस जा सकते हैं। अविचल ग्रैंड मास्टर संजय ने उदासीनता से कहा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आप मुझे हर दिन मना कर सकते हैं, लेकिन मैं तब तक यहीं रहूंगी जब तक आप मुझे स्वीकार नहीं कर लेते। महिला ने जिद करते हुए जवाब दिया। यह आप पर निर्भर है, लेकिन याद रखें, मेरे संघ में शारीरिक बल का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। अगर आप फिर से इस नियम को तोड़ते हैं तो मैं आपको निष्कासित कर दूंगा, संजय ने ठंडे स्वर में कहा। फिर वह राघव की ओर मुड़ा और कहा, मेरे साथ आओ। राघव एक पल के लिए चकित रह गया। तो यह पागल महिला वास्तव में संजय के साथ गोली शोधन का अध्ययन करना चाहती थी, लेकिन संजय थोड़ा भी आकर्षित नहीं हुई। उसकी कटु दृष्टि को देखकर राघव को अचानक एहसास हुआ कि उसने गलती से उसे एक और व्यक्ति समझ लिया था जो संजय को अपना स्वामी बनाना चाहता था, और इसीलिए उसने उससे सवाल किया था। राघव ने अपना सिर हिलाया। कौन ऐसे प्रशिक्षु को लेने की हिम्मत करेगा? ग्रैंड मास्टर संजय के पीछे पीछे वे दोनों एक प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश कर गए। जैसे ही वे प्रशिक्षण कक्ष में दाखिल हुए, राघव ने तुरंत सिर झुकाया और कहा, माफ करें, यह युवक अपमानजनक था। संजय ने थोड़ा मुस्कुराया। कोई बात नहीं, यह तुम्हारी गलती नहीं थी। मैंने जो कुछ भी हुआ वह सब देखा, लेकिन तुमने मुझे वाकई बहुत बड़ा झटका दिया है। तुम बिना किसी आध्यात्मिक ऊर्जा के एक छोटी क्यू कंडेंसेशन विशेषज्ञ को लात मारकर उड़ा सकती हो। मैंने यह भी देखा कि तुमने अपनी आधी ताकत भी इस्तेमाल नहीं की, अन्यथा वह लड़की निश्चित रूप से बुरी तरह घायल हो जाती। तुमने वाकई खुद को बहुत छिपा लिया था।